इंडियन गाथा में आपका स्वागत है। बहुत समय पहले सूर्यगढ़ राज्य में वीरेंद्र नामक एक युवा और पराक्रमी राजकुमार रहता था। उसका रूप और साहस दूर दूर तक प्रसिद्ध था। राजकुमार वीरेंद्र को शिकार करने का शौक था। अक्सर वो महल की भीड़ भाड़ और दरबारी बातों से ऊबकर घने जंगलों की ओर निकल जाया करता। एक दिन सूरज की सुनहरी किरणें पेड़ों के झुरमुट से छनकर जमीन पर पड़ रही थीं। राजकुमार ने सोचा, आज कुछ अलग अनुभव होगा। इन जंगलों में कोई अनजानी कहानी छुपी लगती है। उसने घोड़े को एक बड़ी चट्टान के पास बांध दिया और पैदल गहराई में उतरने लगा। हवा में एक मीठी सी खुशबू थी। वो खुशबू उसे किसी अदृश्य शक्ति की ओर खींच रही थी। उस सरोवर के किनारे एक अनजानी युवती बैठी थी। उसके लंबे काले बाल, नीलम जैसे चमकते नयन और अद्भुत सौंदर्य ने राजकुमार को ठिठकने पर मजबूर कर दिया। क्या आप मुझसे कुछ कहना चाहते हैं राजकुमार? राजकुमार चौंक गया। उसने तो अब तो कुछ बोला ही नहीं था। आप कौन हैं? इस निर्जन जंगल में अकेली क्या कर रही हैं? युवती ने मुस्कुराकर कहा, मेरा नाम नागमणि है। मैं यहाँ अक्सर आती हूँ, प्रकृति के साथ एक हो जाने। राजकुमार को उसकी आंखों में कोई रहस्य छुपा लगा, पर उसकी मधुर वाणी और स्नेहिल दृष्टि ने राजकुमार का हृदय बांध लिया। अगले कई दिनों तक राजकुमार रोज उस जंगल में जाता और नागमणि से मिलता। उनकी मुलाकातें दोस्ती से प्रेम में बदलने लगी। नागमणि राजकुमार के लिए गीत गाती, उसके लिए जड़ी बूटियां खोजती। राजकुमार को लगता जैसे उसे अपनी जीवन संगिनी मिल गई हो। एक दिन राजकुमार ने उसका हाथ थामा। नागमणि, मैं अपने जीवन का हर क्षण तुम्हारे साथ बिताना चाहता हूं। क्या तुम मुझसे विवाह करोगी? नागमणि ने अपनी बड़ी बड़ी आंखें ऊपर उठाईं। उनमें हल्की नमी और गहरा भाव था। राजकुमार, क्या तुम मुझे पूरी तरह जानने के बाद भी यही कहोगे? मैं तुम्हें पूरी आत्मा से प्रेम करता हूं। मेरे लिए तुम ही सब कुछ हो। नागमणि कुछ पल चुप रही, फिर बोली, ठीक है, अगर ये तुम्हारा निश्चय है तो मैं तुम्हारी हो जाती हूँ। राजकुमार नागमणि को अपने महल ले आया। धूमधाम से दोनों का विवाह हुआ। प्रजा ने भी बड़े उल्लास से उनका स्वागत किया। सबको लगा जैसे राज्य को एक सुंदर महारानी मिल गई हो। लेकिन कोई नहीं जानता था कि इस विवाह की बुनियाद में कितना गहरा रहस्य छिपा था। पर यह प्रेम नहीं, एक अधूरी प्रतिज्ञा थी, एक छुपी हुई साजिश थी, जिसका पर्दा धीरे धीरे उठने वाला था। राजकुमार वीरेंद्र और नागमणि का विवाह सूर्यगढ़ के इतिहास में सबसे भव्य विवाह था। पूरे राज्य में आनंद और उत्सव का वातावरण था। महल में ढोल नगाड़ों की गूंज, मेहमानों की भीड़ और फूलों की खुशबू चारों ओर फैली थी। कुछ ही दिनों में नागमणि ने सबका दिल जीत लिया। उसकी सुंदरता और विनम्र स्वभाव ने दरबारियों से लेकर प्रजा तक सबको मोह लिया था। लेकिन इस सुख शांति के पीछे एक साया मंडरा रहा था जिसे कोई देख नहीं पा रहा था। विवाह के कुछ सप्ताह बाद राजकुमार बिस्तर पर लेटा था। उसके चेहरे पर पीलापन और कमजोरी साफ दिख रही थी। उसकी सांसें तेज चल रही थी। राजकुमार कमजोर स्वर में, नागमणि, मुझे बहुत अजीब सी थकान महसूस होती है, जैसे शरीर से प्राण धीरे धीरे खिंच रहे हों। नागमणि ने उसके माथे पर हाथ रखा। उसकी आंखों में चिंता झलक रही थी। नागमणि, तुम कुछ दिन विश्राम करो, सब ठीक हो जाएगा। पर राजकुमार की हालत दिन प्रतिदिन और बिगड़ती गई। दरबार के सभी हकीम और वैद्य बुलाए गए। कश्मीरी केसर से लेकर दुर्लभ जड़ी बूटियां तक दी गई, लेकिन राजकुमार की हालत में कोई सुधार नहीं हुआ। हकीम चिंतित स्वर में, महाराज, ये कोई साधारण बीमारी नहीं लगती, ये कोई रहस्यमयी शक्ति का प्रभाव है। राजा और रानी का चेहरा चिंता से झुक गया। इसी बीच सूर्यगढ़ के सबसे प्रसिद्ध वैद्य वाकफक का आगमन हुआ। उनकी आयु लगभग 60 वर्ष थी। लंबी दाढ़ी, गहरी आंखें और चेहरे पर अपूर्व तेज। वो जैसे ही महल में दाखिल हुए, हवा में हलचल सी मच गई। वैद्य वाकभट गंभीर स्वर में, मुझे राजकुमार वीरेंद्र को अकेले में देखना होगा। सब लोग हट गए। वैद्य धीरे धीरे शयन कक्ष के भीतर गए। नागमणि भी वहीं खड़ी थी। वैद्य ने राजकुमार की नब्ज पकड़ी, फिर उसकी आंखों में झांकने लगे। अचानक उनका ध्यान नागमणि पर गया। नागमणि की आंखें पल भर को चमक उठी।
वैद्य चौंक गए, जैसे कोई भेद जान गए हों। वैद्य धीमे स्वर में राजकुमार से, महाराज, मुझे आपसे कुछ अकेले में कहना है। नागमणि थोड़ी घबराई, लेकिन वैद्य ने दृढ़ स्वर में कहा, वैद्य, रानी जी क्षमा करें, पर यह राजकुमार के स्वास्थ्य का मामला है, मैं अकेले में ही बात कर सकता हूं। नागमणि ने संदिग्ध नजरों से दोनों को देखा और कमरे से बाहर चली गई। वैद्य ने इधर उधर देखा, फिर धीमे स्वर में कहा, वैद्य, महाराज, आपकी रानी इच्छाधारी नागिन है। राजकुमार ने चौंक कर वैद्य की ओर देखा, उसके चेहरे पर अविश्वास था। राजकुमार क्रोधित स्वर में, क्या कह रहे हो वैद्य? तुम मेरी पत्नी पर ऐसा झूठा आरोप कैसे लगा सकते हो? वैद्य, महाराज, मैं कोई कहानी नहीं सुना रहा हूं। मैं उसकी आंखों की तेज चमक, उसकी नब्ज और उसकी आभा पढ़ सकता हूं। वो कोई साधारण स्त्री नहीं है और ये बीमारी उसी के कारण है। राजकुमार को वैद्य की बातों पर विश्वास नहीं हुआ। उसका चेहरा क्रोध और दर्द से लाल उठ गया। राजकुमार, नहीं, नागमणि मुझसे सच्चा प्रेम करती है, वो ऐसी नहीं हो सकती। वैद्य गहरी सांस लेकर बोले, महाराज, यदि आप मेरी बात पर विश्वास नहीं करते तो कम से कम एक परीक्षा कर लो, तब आपको सच्चाई स्वयं दिख जाएगी। राजकुमार ने वैद्य की ओर प्रश्नवाचक दृष्टि से देखा। वैद्य धीरे धीरे बोले, वैद्य रहस्यमयी स्वर में, मेरी योजना सुनिए। पूरा महल खाली करवा दीजिए। महल का एक एक बर्तन, कुएं, हौज, बावड़ी, सबका पानी बाहर फेंकवा दीजिए। महल के अंदर एक बूंद पानी नहीं रहनी चाहिए। फिर आधी रात को अपनी रानी से पानी मांगिए। देखिए वो पानी कहां से लाती है। राजकुमार कुछ क्षण चुप रहा। उसके भीतर संशय और दर्द का भंवर उठ रहा था। क्या राजकुमार अपनी प्रियतमा के सच का सामना कर पाएगा, या ये सब एक भ्रम है? राजकुमार के दिल में तूफान मच चुका था और सूर्यगढ़ महल पर एक अदृश्य संकट मंडरा रहा था। राजकुमार वीरेंद्र का हृदय दो राहों पर खड़ा था। एक तरफ था उसका प्रेम नागमणि के लिए, दूसरी तरफ वैद्य वाघभट्ट की चेतावनी, जो उसकी आत्मा को भीतर तक झकझोर रही थी। महल के गलियारों में खामोशी पसरी थी। सूरज की आखिरी किरणें अस्त हो चुकी थीं। रात की चांदनी महल की दीवारों पर डरावनी परछाइयां बना रही थी। राजकुमार बिस्तर पर बैठा था। नागमणि उसके पास आई और उसके बालों को सहलाने लगी। नागमणि कोमल स्वर में कहने लगी, राजकुमार, तुम्हारा चेहरा क्यों उतरा हुआ है? क्या मैं तुम्हें कोई कष्ट देती हूं? राजकुमार ने उसकी ओर देखे बिना कहा, नहीं, तुम तो मेरे जीवन की रोशनी हो। पर उसकी आवाज में पहले जैसा उत्साह नहीं था। नागमणि ने उसकी आंखों में झांकने की कोशिश की, पर राजकुमार ने नजरें फेर लीं। राजकुमार ने वैद्य की योजना पर अमल करने का निश्चय कर लिया था, चाहे उसका दिल कितना भी टूट जाए। अगली सुबह राजकुमार ने आदेश दिया कि महल का एक एक बर्तन, हौज, बावड़ी, कुआं, सबका पानी बाहर फेंक दिया जाए। महल के भीतर एक बूंद पानी नहीं रहनी चाहिए। सैकड़ों सेवक पानी के घड़े उठाए महल के बाहर बहाने लगे। सारा दिन यही काम चलता रहा। नागमणि ये देखकर हैरान थी। नागमणि राजकुमार से बोली, ये सब क्यों करवा रहे हो? महल में पानी नहीं होगा तो लोग कैसे रहेंगे? राजकुमार ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, बस कुछ धार्मिक अनुष्ठान करना है, महल शुद्ध रखना है। नागमणि कुछ कहने ही वाली थी, पर फिर चुप हो गई। उसकी आंखों में एक पल के लिए डर सी झलक गई। रात हुई। महल की एक एक दीवार, एक एक कोना सूखा पड़ा था। हर दरवाजा, हर झरोखा बंद। महल वीरान लग रहा था। घड़ी ने आधी रात का घंटा बजाया। बाहर ठंडी हवा सनसनाने लगी। राजकुमार ने गहरी सांस लिया और धीमे स्वर में पुकारा, नागमणि, मुझे बहुत प्यास लगी है, मुझे पानी दो। नागमणि ने उसकी ओर देखा। उसका चेहरा अचानक सफेद पड़ गया। नागमणि घबराई आवाज में बोली, अभी अभी पानी लाती हूं। वो इधर उधर देखने लगी। पूरे कमरे में कहीं भी पानी नहीं था। नागमणि जल्दी से बाहर निकली। हर जगह ढूंढा, रसोई, तहखाना, महल के पिछवाड़े, पर कहीं पानी नहीं मिला। वो परेशान हो गई। उसके माथे पर पसीने की बूंदें चमकने लगीं। अचानक उसकी आंखें सांप की तरह चमक उठीं। अब नागमणि के पास कोई और रास्ता नहीं बचा था। उसे अपना असली रूप दिखाना ही पड़ा। नागमणि ने चारों ओर देखा कि कोई देख तो नहीं रहा। फिर उसके शरीर से हल्की सी चमक निकली। उसके हाथ और पांव पतले होते गए। चेहरा लंबा और डरावना हो गया। उसकी आंखें लाल अंगारों की तरह जल उठीं। वो इच्छाधारी नागिन के रूप में बदल चुकी थी। नागमणि धीरे धीरे जमीन पर रेंगते हुए महल के फर्श पर एक विशेष जगह पहुंची।
वहां उसने अपनी जीभ बाहर निकाली और फर्श पर किसी पुराने प्रतीक को छुआ। फर्श धीरे धीरे खिसक कर खुल गया। नीचे अंधेरा सुरंग जैसा रास्ता था। नागमणि उस सुरंग में घुस गई। वहां एक भूमिगत जल स्रोत था, ठंडा, साफ और चमकीला पानी। नागमणि ने अपने फन को पानी में डाला और मुख में पानी भर लिया। फिर उसी सुरंग से वापस महल में आई। महल का फर्श पहले की तरह बंद हो गया। वो फिर मनुष्य के रूप में बदल गई। धीरे धीरे शयन कक्ष में पहुंची। राजकुमार अब भी बिस्तर पर लेटा था। नागमणि धीमे स्वर में बोली, लीजिए पानी। राजकुमार ने कांपते हाथों से पानी का कटोरा लिया। उसने पीने का बहाना किया, पर असल में देख रहा था कि नागमणि के कपड़े गीले थे और उसके माथे पर मिट्टी लगी हुई थी। अब राजकुमार को यकीन हो गया था कि वैद्य वाग्भट की बात सच थी। नागमणि, उसकी प्रियतमा, वास्तव में एक इच्छाधारी नागिन थी। राजकुमार की आंखों में प्रेम की जगह अब भय और आक्रोश था। चांदनी अपनी सफेद चादर महल पर बिछा रही थी, पर राजकुमार वीरेंद्र के दिल में एक तूफान मचा हुआ था। उसकी आंखों में अब कोई शक बाकी नहीं था। नागमणि, उसकी प्रिय पत्नी, सचमुच एक इच्छाधारी नागिन थी। राजकुमार गुस्से और दर्द से भरा स्वर में, वैद्य वाग्भट, तुम सही थे। नागमणि सचमुच नागिन है, पर अब मैं क्या करूं? मैं उसे सजा देना चाहता हूं, पर मेरा दिल उसे छोड़ने को भी नहीं कह रहा। वैद्य ने धीरे धीरे सिर हिलाया, गंभीर स्वर में, महाराज, प्रेम में और मोह में फर्क जानिए। अगर आप उसे यूं ही छोड़ देंगे तो वो आपके प्राण और इस राज्य के लिए घातक साबित होगी। राजकुमार की आंखों में आंसू थे। राजकुमार, मुझे उससे सच्चा प्रेम था वैद्य, पर अब मुझे उससे इस राज्य को बचाना होगा। वैद्य आगे झुककर बोला, महाराज, सुनिए मेरी अंतिम योजना। कल रात आप नागमणि को दरबार में बुलाइए। वहां सबके सामने पूछिए कि वो कौन है, पर उससे पहले हम दरबार की छत पर चांदी का महीन जाल बिछा देंगे। इच्छाधारी नागों को चांदी छूते ही पीड़ा होती है। यदि वो नागिन है तो वो अपना असली रूप प्रकट कर देगी, तभी हम उसे पकड़ सकेंगे। राजकुमार ने गहरी सांस ली। उसका चेहरा कठोर हो गया। राजकुमार, ठीक है वैद्य, कल ही ये काम होगा। दरबार में सूरज की रोशनी सोने के खंभों पर पड़ रही थी। महल में सब दरबारी, सेनापति, रानियां और राजमहल के लोग इकट्ठा थे। वैद्य के शिष्य दरबार के ऊपरी हिस्से पर चांदी का महीन जाल फैला चुके थे, जो किसी को दिखाई नहीं दे रहा था। राजकुमार गद्दी पर बैठे थे। उनके चेहरे पर कठोरता थी। सेनापति ने घोषणा की, महारानी नागमणि दरबार में पधारें। नागमणि धीमे कदमों से दरबार में आई। उसकी चाल अभी वही मोहक थी, पर उसकी आंखों में एक अजीब बेचैनी छुपी हुई थी। नागमणि मुस्कुराते हुए, राजकुमार, दरबार में मुझे क्यों बुलाया है? राजकुमार ने उसकी आंखों में सीधे देखा। राजकुमार ने दृढ़ स्वर में, नागमणि, मैं तुमसे आखिरी बार पूछ रहा हूं, तुम कौन हो? दरबार में सन्नाटा छा गया। नागमणि की मुस्कान धीरे धीरे फीकी पड़ने लगी। उसने चारों ओर देखा, फिर राजकुमार की ओर झुककर बोली। नागमणि धीमे स्वर में, मैं वही हूं जिससे तुमने प्रेम किया था। राजकुमार, नहीं नागमणि, सच बोलो, क्या तुम इच्छाधारी नागिन हो? नागमणि के चेहरे का रंग उड़ गया। उसकी आंखें लाल हो उठी। तभी वैद्य ने इशारा किया। राजकुमार के 2 सैनिकों ने दरबार की छत पर लगी रस्सी खींची। चांदी का महीन जाल नागमणि पर गिर पड़ा। नागमणि जोर से चीख उठी, ये क्या कर रहे हो? चांदी का स्पर्श होते ही उसकी त्वचा पर छाले पड़ने लगे। उसकी आंखें और भी लाल हो गईं और सबके सामने उसका असली रूप प्रकट हो गया। वो सुंदर स्त्री से एक विशाल डरावनी नागिन में बदल गई। उसके फन हवा में लहराए। दरबार में हर कोई दहशत से पीछे हट गया। नागिन गुस्से में, तुमने मुझे धोखा दिया राजकुमार। अब सुनो मेरी कहानी। तुम्हारे पिता ने मेरे पति को धोखे से मार डाला था। उसी दिन मैंने प्रतिज्ञा ली थी कि उनके बेटे से विवाह करूंगी और फिर धीरे धीरे उसका प्राण शोषण करके अपना बदला लूंगी। राजकुमार स्तब्ध रह गया। दरबारियों में फुसफुसाहट फैल गई। तुमने मेरे प्रेम का अपमान किया नागमणि। तुमने मेरे राज्य को धोखा दिया। अब तुम्हें तुम्हारी सजा मिलेगी। नागिन जमीन पर बल खाती हुई बोली, अगर तुम मुझे नहीं चाहते तो कोई मुझे नहीं पाएगा।
वो जमीन पर सिर पटकने लगी। वैद्य ने जल्दी से मंत्र पढ़े और चांदी की छड़ से एक घेरा खींच लिया। नागिन उस घेरे में कैद हो गई। वो जोर जोर से फुसफुसा रही थी। राजकुमार का दिल टूट चुका था। नागमणि का बदला पूरा नहीं हुआ, पर उसका सच सबके सामने आ चुका था। पर क्या नागिन सचमुच इतनी ही निर्दयी थी, या उसकी कहानी के पीछे और भी कोई गहरा सच छुपा था? दरबार में चारों ओर सन्नाटा था। सबकी आंखें उस विशाल नागिन पर जमी थीं जो चांदी के घेरे में कैद थी। उसकी सांसों की आवाज़ दरबार की दीवारों से टकरा रही थी। राजकुमार वीरेंद्र की आंखों में आंसू थे। नागमणि ने फुफकारते हुए अपनी कहानी शुरू की। सुनो राजकुमार, तुम्हारे पिता राजा सूर्य प्रताप ने मेरे पति नागराज शेषधर को धोखे से बुलाकर मार डाला था। राजकुमार चौंक गया। उसकी आंखों में हैरानी थी। राजकुमार, क्या मेरे पिता ने ऐसा किया? नागमणि की आवाज कांप रही थी। हाँ, मेरे पति ने सूर्यगढ़ राज्य को अपनी नागमणि उधार दी थी, पर जब उसे वापस मांगा तो तुम्हारे पिता ने उसे जहर देकर मार डाला। मैं और मेरा नागवंश बर्बाद हो गया। तो मैंने प्रतिज्ञा की, मैं सूर्य प्रताप के वंशज से विवाह करूंगी, उसका प्रेम और विश्वास जीतूंगी और धीरे धीरे उसकी प्राण ऊर्जा खींचकर उसे मार डालूंगी। राजकुमार ने सिर झुका लिया। उसकी सांसें तेज हो रही थीं। राजकुमार कमजोर स्वर में, पर नागमणि, तुमने मुझसे प्रेम भी किया था ना? नागमणि की आंखों में आंसू भर आए। उसका स्वर धीमा और टूटा हुआ था। हाँ, यही तो मेरी हार थी राजकुमार। मैंने प्रतिशोध से तुम्हारे पास कदम रखा, पर तुम्हारी सादगी और प्रेम ने मेरे दिल को जीत लिया। परंतु नागों का स्वभाव है कि वो अपनी प्रतिज्ञा पूरी किए बिना चैन नहीं पाते। मैं चाहकर भी अपनी कसम को तोड़ न सकी। दरबार में सबकी आंखें भर आईं। वैद्य वाग्भट धीरे धीरे बोले। वैद्य महाराज, इस नागिन का अंत यही होना चाहिए, नहीं तो ये फिर से किसी के लिए संकट बन जाएगी। पर राजकुमार का दिल अब भी प्रेम और दया से भरा था। उसने वैद्य को रोका। राजकुमार दृढ़ स्वर में, नहीं, मैं उसे यूं ही नहीं मार सकता। उसने अपराध किया, पर वह मेरे प्रेम की भी भागीदार रही है। नागमणि की आंखों से आंसू गिरने लगे। उसने धीरे धीरे कहा, राजकुमार, अगर तुम सचमुच मुझे मुक्त करना चाहते हो तो एक ही उपाय है। इस चांदी के घेरे में खड़ा रहते हुए मेरी नागमणि निकाल लो। वही मेरी शक्ति का स्रोत है। अगर नागमणि निकल जाएगी तो मैं एक साधारण और कमजोर नागिन बन जाऊंगी और फिर कभी किसी का अहित नहीं कर सकूंगी। राजकुमार के हाथ कांपने लगे। राजकुमार, पर नागमणि निकालना तुम्हारे लिए मृत्यु जैसा होगा। नागमणि, मेरे लिए तो प्रेम ही सबसे बड़ा जीवन था। अब वही प्रेम मेरी सजा और मुक्ति बनेगा। कर दो, मेरी मुक्ति कर दो राजकुमार। राजकुमार ने कांपते हाथों से उसकी गर्दन के पीछे हल्का उभार दबाया। वहां एक नन्ही सी चमकती नागमणि निकल आई। एक नीलम जैसी नीली और हरे रंग की चमकती मणि। जैसे ही नागमणि बाहर आई, नागमणि की सांसें धीमी पड़ने लगी। उसका विशाल नागरूप सिकुड़ने लगा। कुछ ही पलों में वो फिर एक सुंदर स्त्री के रूप में बदल गई, पर अब बेहद कमजोर और पीली। नागमणि ने अंतिम बार मुस्कुराकर राजकुमार की ओर देखा। अब मैं सिर्फ एक साधारण नागिन हूँ। तुम पर कोई हक नहीं, कोई बदला नहीं। बस मेरे प्रेम को याद रखना, वीरेंद्र। इतना कहकर वो धरती पर गिर पड़ी। उसकी सांसें चलती रहीं, पर वो अब साधारण जीव मात्र थी। राजकुमार की आंखों से आंसू बह निकले। उसने वैद्य को नागमणि की देखभाल का आदेश दिया। राजकुमार गंभीर स्वर में, इसे किसी वीरान वन में छोड़ दो, जहां ये शांति से अपना जीवन बिता सके। इस पर कोई अत्याचार मत करना। वैद्य ने सिर झुका दिया। और इस तरह समाप्त हुई सूर्यगढ़ की एक रहस्यमयी गाथा। एक प्रेम जो प्रतिशोध में जन्मा, पर प्रेम में ही समाप्त हुआ। राजकुमार वीरेंद्र ने सीखा कि सच चाहे कितना भी दर्दनाक हो, प्रेम हमेशा पवित्र रहता है। राजकुमार धीरे धीरे आसमान की ओर देख रहा था। उसकी आंखों में आंसू थे, पर अब उनमें शांति भी थी। और सूर्यगढ़ राज्य में फिर से शांति लौट आई। राजकुमार को तो नागमणि खोनी पड़ी, पर उसने अपने राज्य को बचा लिया। इंडियन गाथा की ये कथा यही कहती है कि प्रेम और सच्चाई किसी भी अंधेरे को परास्त कर सकते हैं।